हेलो स्टूडेंट्स, आज देखो हम क्या लेकर आए हैं। सीएमए फाउंडेशन का जो अभी सिलेबस 2022 के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है। सीएमए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो 17 दिसंबर को होने वाला है, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो मैं आपके पास जो लेकर आया हूं वो है पेपर 3, यानी जो अपना फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी हमारे पास इसमें 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चंस 50, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। नेगेटिव मार्किंग है नहीं और कैलकुलेटर भी आपको अलाउड है। वो सारी जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके जो हमारे 50 क्वेश्चंस है उनके सोल्यूशन। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसमें क्या बोला है, फॉर एन इवेंट ऑड इन फेवर आर 5 to 2, दिस मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज ऑड इन फेवर। ऑड इन फेवर क्या होता है? ओके, लेट मी चेंज द कलर। ऑड इन फेवर होता है हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन अनफेवरेबल आउटकम। इसको यहां लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। जो ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन अनफेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दे रखा है 5 to 2, 5:2। और आपको क्या पूछा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे या प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो टोटल जो ट्रायल होते हैं वो हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम प्लस अनफेवरेबल आउटकम, दैट इज 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। यही होगा, ये टोटल ट्रायल है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इन अ टोटल ऑफ 7 ट्रायल इवेंट विल अकर 5 टाइम। अगर आप देखेंगे फेवरेबल आउटकम 5 है और अनफेवरेबल 2 है, तो ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि टोटल अगर 7 बार हम ट्रायल करेंगे तो उसमें फेवरेबल कितने हैं 5 टाइम्स है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन से रिलेटेड। इसमें क्या बोला है, x इज इक्वल टू 1.36y माइनस 5.2, y इज इक्वल टू 0.61x प्लस 1.51। 2 रिग्रेशन इक्वेशन है, आपको निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला आपने पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू प्लस माइनस √/by x इंटू bxy, यही होता है। अब यहां पे आपको bxy और byx दोनों चीजें निकालनी है। तो देखो 1 ये x on y है या y on x है, इसको हम y on x लेंगे। अगर ये y on x है तो y बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 5.2 अपॉन 1.36। तो byx का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन 1.36 इंटू bxy का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 0.61। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा देख लेते हैं। अगर इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1.36 इंटू 0.61, 0.8296। और इसका फिर अंडर रूट भी लेना पड़ेगा 0.8296। और फिर इसका जब हम अंडर रूट लेंगे .8296, ये आ रहा है हमारा 0.91 और पॉजिटिव का ही आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है ना, तीनों के साइन सेम होने चाहिए, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये पहले चैप्टर में से है, स्टैटिस्टिकल जो डिस्क्रिप्शन वाला है, फंडामेंटल ऑफ स्टैट जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें 3 मेथड होते हैं। एक तो हमारा होता है टेक्सचुअल, एक होता है टेबुलर और एक होता है डायग्रामेटिक।
ठीक है, ये 3 मेथड्स होते हैं। अगर टेबुलर की बात करें, इसको हम बेस्ट कंसीडर करते हैं और दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसने ये बोला है विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी जो टेबुलर प्रेजेंटेशन इज प्रीफरेबल टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल हम प्रीफर नहीं करते, हम लोग प्रीफर जो करते हैं वो टेबल। जैसे हमारी जो स्कूल की मार्कशीट है या और भी कोई डेटा है वो टेबल में ही प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। पहली बात तो फिशर का इंडेक्स होता क्या है? तो फिशर का जो इंडेक्स होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ लेस्पायरे एंड पास्चे इंडेक्स, यही तो होता है। लेस्पायरे इंडेक्स क्या होता है? समेशन ऑफ पी एन क्यू नॉट। लेकिन बिकॉज देखो यहाँ पे हम प्राइस इंडेक्स नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हम कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स जब हमें निकालना है, जब हमें इसका क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा बनेगा समेशन ऑफ क्यू एन पी नॉट अपॉन समेशन ऑफ क्यू नॉट पी नॉट इनटू, ये तो लेस्पायरे हो गया, ठीक है। और जो पास्चे होगा वो हो जाएगा क्यू एन क्यू नॉट पी एन और पी एन इनटू 100, मतलब ये अंडर रूट में लेके। तो हमें बेसिकली यहाँ पे 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 4 कॉलम कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। ये तो देखो बेस ईयर थोड़े डार्क से ले लेते हैं। ये तो है बेस ईयर प्राइस, ये है बेस ईयर क्वांटिटी पी एन और क्यू। तो आपको 4 कॉलम कौन कौन से बनाने हैं? क्यू एन पी नॉट, क्यू नॉट पी नॉट, फिर आपको बनाना है क्यू एन पी एन और क्यू नॉट पी एन, ठीक है। तो क्यू एन पी नॉट का मतलब है ये वाला और ये वाला। ये हो जाएगा 40, 8 5 जा 40, 10 6 जा 60 और 7 5 जा 85। इसको ऐड करेंगे 185 हो जाएगा ये, ठीक है। क्यू नॉट पी नॉट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 48 50 और 136। इसको ऐड करेंगे 8 और 6 4 कैरी 1, 234 आ रहा है ये, ठीक है, 234। उसके बाद क्यू एन पी एन इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 60 66 और 40, ऐड करेंगे 166 आएगा। और क्यू नॉट पी एन हो जाएगा 72 55 और 64, 5 और 4 9 11 8 191, ठीक है। ये हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। इसके बाद वैल्यूज रखा फिशर के क्वांटिटी इंडेक्स के लिए। देखो तो समेशन क्यू एन पी नॉट ये वाला 185 इंटू 230 सॉरी अपॉन 234 इंटू 166 अपॉन 191। इसको मल्टीप्लाई करा के सॉल्व जब कराएंगे और इंटू 100 कराएंगे तो हमारा जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में शायद आंसर जो है वो थोड़ा नियरेस्ट आ रहा है, थोड़ा दूर आ रहा है ना। 1 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 185 इंटू 166, ये आ रहा है हमारा 30710। उसके बाद 234 इंटू 191, ये आ रहा है 44694। अंडर रूट लेंगे और बाहर 100। इसको सॉल्व करते हैं 30710 डिवाइडेड बाय 44694 इज इक्वल टू, और फिर इसका जब हम अंडर रूट लेंगे 6871 तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 82.89। अब देखो इसमें आंसर में नहीं हो रहा एक्चुअली, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप उसमें चिंता नहीं करो। मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मेन एग्जाम का मतलब यह है जो अभी जून वाला अटेम्प्ट हुआ था, अगर उसका भी आपको देखना है तो अपन ने VSI के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये वाला वीडियो देख रहे हो, वहां पे आप सर्च करोगे तो फाउंडेशन का जून वाला अटेम्प्ट का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। वहां से आइडिया लग जाएगा, कभी भी ऐसे मतलब इतनी दूर वाले ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो 82 के नियरेस्ट जो है यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये वाला आंसर सही है, ठीक है जी, डन। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिफ्थ वाला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज ऑफन रेफर्ड टू एज साइंस ऑफ प्रिडिक्शन, साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, साइंस ऑफ चांस और साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो फिक्स नहीं है। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला, कितनी बार उछाला? 100 नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट 99 अटेम्प्ट, पहले 99 जो आपने अटेम्प्ट करे, 99 अटेम्प्ट करे, उसमें आपके 99 टाइम्स हेड आ गए। अब आपने 100 टाइम जब उछाला इसको, तो भी आप ये कंफर्म नहीं हो, आप फिक्स नहीं हो, आप सर्टेन नहीं हो, निश्चित नहीं है कि आपका अगली बार हेड ही आएगा, हो सकता है इस बार टेल आ जाए। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन अ बाइवेरिएट एनालिसिस इफ टू रिग्रेशन इक्वेशन इज दिस। कौन कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन है? दोनों लिखते हैं हम। एक तो है mx माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो दे रखा है r का वैल्यू 1/√10 और आपको निकालना है m का वैल्यू। बोले ये कैसे निकलेगा? तो आपको इसमें प्रिडिक्ट करना होगा कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है। इसको हम ले लेते हैं, बोले ये वाला जो इक्वेशन है ये है हमारा x ऑन y। तो देखो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे y माइनस 10 अपॉन m, ये वाला बनेगा y ऑन x, y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 14 और अपॉन में 5। अब देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे जो bxy है वो तो हो जाएगा 1/m और byx हो जाएगा हमारा 2/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1/m इंटू 2/5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर होता है। bxy और byx आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो r का स्क्वायर करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/10। 5 1 जा 5 2 जा, m का वैल्यू यहां से सॉल्व करके 4 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है 0.05, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें ना इंटू 100 करा के, तो ये 5% आएगा। यानी ए इवेंट होने के कितने परसेंट चांस है? 5% चांस है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है दैट इज इक्वल टू 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस इज इक्वल टू 95%। इसका मतलब बी इवेंट होने के चांस कितने हो गए? 95%। तो बी इवेंट होने के चांस ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन ढूंढते हैं, इवेंट बी इज मोर प्रोबेबल टू हैपन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द सिंपल एवरेज जीएम ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। इसका हमको क्या करना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और क्या यूज करना है? जीएम यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, सॉरी क्वांटिटी इंडेक्स, और क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है Qn अपॉन Q0 इंटू 100, यानी करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। तो ये हो जाएगा 12/8 इंटू 100 150। फिर ये वाला हो जाएगा 11/10 इंटू 100 110। ये हो जाएगा 10/15 इंटू 100। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा, जस्ट अ मिनट, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66.67 66.67। ठीक है, फिर इन तीनों को आपको क्या करना है वो आप खुद से करना, 150 इंटू 110 इंटू 66.67। इसकी अगर पावर 1/3 लेते हो आप, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। क्यूब रूट का मतलब हो गया इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैलकुलेटर से हम एक बार, एक तरीका ये होता है √12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 और इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। उससे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 103.23।
तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ए की, वो होती है हमारी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही होता है। और वो जो आउटकम्स हैं, वो सारे के सारे आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली होनी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड सो ऑन। देखो क्या मतलब है, मैं एग्जांपल से बताता हूं। एक कॉइन को अगर टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होता है, हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होता है, वो भी हाफ होता है। तो जब दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऑप्शंस अगर चेक करें, द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलरेडी नोन। कैसे नोन है? एक सिक्के को उछालो, पहले से पता है क्या हेड आएगा? नहीं पता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 0.5, कोई जरूरी नहीं है। डाइस को रोल करने पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 होती है। The probability of all outcomes in an experiment is always 1. The outcomes of an experiment are equally likely. तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। The outcomes of an experiment are equally likely. ठीक है, मतलब इसमें जो है सारे इवेंट्स की जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें अगर दिक्कत है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम, सारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी कोई 1 थोड़ी होती है, किसी की हाफ होती है, किसी की 1/6 होती है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेस 70% ऑफ देयर नाइट गेम्स एट नाइट, यानी रात को जो मैच खेलने की प्रोबेबिलिटी है, अगर 100 मैच खेलती है तो उसमें से रात को मैच खेलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है? 70%। और 70% को हम लिख लेते हैं 0.7। उसके बाद बोल रखा है ड्यूरिंग डे, यानी दिन में खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। 30/100 हो जाएगा, तो वो 0.3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? देखो उसके बाद बोला है द टीम विंस 50% ऑफ देयर नाइट गेम एंड 90% ऑफ देयर डे गेम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा बेसिकली बेस थ्योरम से होता है। देखो उसने क्या बोला कि जो 50% गेम है वो नाइट में होता है और वो जीतते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर वो द टीम विंस 50% ऑफ द नाइट गेम, टीम जीतती है जब वो रात को मैच खेलती है, ठीक है ना, तो नाइट गेम जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 50% है। तो इसको हम बोलेंगे विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है नाइट में वो 0.5 है। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास में डिस्कस हुई थी, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम एट नाइट, वो हो जाएगा हमारा 0.5। और आगे वाली लाइन दे रखी है 90% विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो है डे में, वो हो जाएगा 0.9। अकॉर्डिंग टू टूडेज न्यूज़पेपर दे, एक तो इसको ठीक करना, ये है 1, दे वन यस्टरडे, यानी उन्होंने कल वाला मैच जीता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मैच नाइट में हुआ था। ठीक है, हाँ जी, अगर इसको कंटिन्यू करें, देखो हाँ अभी ठीक है भाई, है ना। अकॉर्डिंग टू टूडेज न्यूज़पेपर दे वन यस्टरडे एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेम वाज प्लेड एट नाइट, यानी आपको जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि पहले से पता है उन्होंने मैच तो जीता,
according to today's newspaper they won yesterday, what is the probability that the game was played at night, यानी n upon w, इसको बोलते हैं नाइट और इसको बोलते हैं विनिंग यानी 1। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रूल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, एक तो हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है इस तरह से, ठीक है, यही रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी नाइट इंटरसेक्शन 1 अपॉन, अब नाइट इंटरसेक्शन 1 कैसे निकलेगा वो भी अभी देखेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ w, ठीक है, यही बनेगा। अब हमारे पास इसमें से दोनों की प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की है, वो कैसे निकलेगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना, ये वाली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ w अपॉन n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ w अपॉन d इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d। ये फॉर्मूला होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। वैल्यूज रखते हैं, w अपॉन n का वैल्यू कितना है 0.5 और नाइट में खेलने की प्रोबेबिलिटी 0.7, w अपॉन d का वैल्यू कितना है 0.9 और डे में खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। देखते हैं कितना बन रहा है, ये तो हो जाएगा 0.35 और ये हो जाएगा 0.27, ऐड कराते हैं तो ये कितना बन रहा है 0.62। ये वाली वैल्यू तो ये आ जाएगी, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू और चाहिए, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, नाइट इंटरसेक्शन, देखो मैं दूसरे उससे ले लेता हूं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये लेकिन समझ के करना। आपको चाहिए इसका वैल्यू, ये डिनोमिनेटर PW तो कितना आ गया आपका 0.62, आपको चाहिए नाइट इंटरसेक्शन विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो। तो फॉर्मूला अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी इस वाले के लिए, इस वाले के लिए फॉर्मूला क्या चलेगा, जैसे नाइट और विनिंग की अगर बात करें 1 अपॉन n, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नाइट इंटरसेक्शन विनिंग अपॉन pn। तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जो बनाएंगे n इंटरसेक्शन इसका, वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी w अपॉन n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n। इसका वैल्यू रख दो बस आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.5 और pn कितना है 0.7, तो 0.5 और 0.7 अपॉन 0.62, देखते हैं कितना बनता है, यह आ रहा है 0.35 अपॉन 0.62। कैलकुलेटर यूज करेंगे, पॉइंट 35 अपॉन 0.62, यह आ रहा है 5645, यानी 0.5645। तो यही इसका आंसर होगा 0.5645, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, अगेन इंडेक्स नंबर से है और इसमें आपको निकालना है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स के लिए आपको क्या करना है, 7 तरह की इंडेक्स होती है वेटेड एग्रीगेटिव में, एक होता है लेस पायरे, एक होता है पास्चे, ये सारी बातें। तो वेटेड एग्रीगेटिव का फॉर्मूला पता होगा Pn, अच्छा इसमें कौन सा इंडेक्स निकालना है, प्राइस इंडेक्स ही निकालना है, Pn Q0 P0 Q0 इनटू 100। यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो है, ये वेट जो है यही हमारा क्वांटिटी है, ये Q0 की तरह ट्रीट करेगा, यही तो वेट है हमारा, ये P0 है, ये Pn है। तो Pn Q0 एक कॉलम बन जाएगा और P0 Q0 दूसरा कॉलम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 45 इंटू 8 कितना आ रहा है भाई, ये 0 360। अच्छा एक और करेक्शन करना, इसमें आपका आंसर मैच नहीं होगा, आपका आंसर कब मैच होगा, जब ये वाला वैल्यू, ये अगर आप मॉड्यूल में देखोगे ना, देखो मुझे क्वेश्चन नंबर तो ध्यान नहीं है, लेकिन आपका जो CMA का मॉड्यूल है, CMA के मॉड्यूल में इसमें करेक्शन है। CMA के मॉड्यूल में एक्चुअली ये वाला जो वैल्यू है ये 40 कर रखा है और उस हिसाब से हमारा आंसर मैच होगा। तो अभी पेपर में थोड़ा सा ये इधर उधर आ गया, नो प्रॉब्लम, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 40 के हिसाब से सॉल्व करना, तो 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 320
ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 630, सही है ना। ये हम जो निकाल रहे हैं हाँ, फिर 390 और फिर 150, इन सबको ऐड करेंगे तो देखो यहीं ऐड कर लेते हैं इसको भी। कितना आ रहा है 0, 9 और 2 11 और 3 14 और 5 19 और 9 28, 2 3 5 और 6 11 12, 1580 आ रहा है ये, ठीक है, ये 1580 आ रहा है। और P नॉट Q नॉट अगर निकालेंगे 6, यहाँ लिखते हैं इसको, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, 8 2 6 और 176, 90, 560, 330 और 125, इन सबको भी ऐड करते हैं। कैलकुलेटर यूज करें, एक्चुअली कैलकुलेटर मोबाइल में यूज कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। 176 प्लस 90 प्लस 560 प्लस 330 प्लस 125, ये आ रहा है 1281। अब क्या करोगे, दिस अपॉन दिस इंटू 100 कर दो, यानी 1580 डिवाइडेड बाय 1281, तो ये आ रहा है 123.34। तो बस इसमें एक करेक्शन है, आपको क्या करना है, ये वाला जो 45 है इसको 40 बना लेना है, आपका आंसर एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको वेटेड एएम ऑफ प्राइस रिलेटिव सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन में ये जो 45 लिखा हुआ है, अगेन जो है आपको इसको 40 ही करना है, ये ध्यान रखना। एक मिनट रुको, मैं बताता हूं तुम्हें, मेरे पास करेक्शन लिखा हुआ है ना, तो करेक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगेन इसमें ये 40 है, अब आपको इसमें वेटेड एएम निकालना है, तो वेटेड एएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, और प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पीएन है, ये पी नॉट है, तो पीएन अपॉन पी नॉट इंटू 100, यानी 40 अपॉन 22 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 181.81। ऐसे ही दिस अपॉन दिस 100, फिर आगे का 112.5 यानी 90 अपॉन दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये आ जाएगा 118.18, और ये वाला आ जाएगा दिस अपॉन दिस 120। ये आपका प्राइस इंडेक्स आ गया। आपको जब एएम लेना होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है हमारा समेशन ऑफ, जो भी प्राइस इंडेक्स है उसको वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू करेंगे। समेशन ऑफ डब्ल्यू अगर देखेंगे यहाँ पे 29 आएगा, आप ऐड करा के देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और समेशन पी डब्ल्यू जो आप बनाएंगे वो कैसे बनेगा, 181 पॉइंट दिस इंटू दिस, तो ये हमारा आएगा एग्जैक्टली, चलो मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 1 जा 8 64 4 6, 8 1 जा 8 और 6 14, कैरी 1 8, मैं कैलकुलेटर ही यूज करता हूं, गड़बड़ हो सकती है ऐसे तो। 181.81 इंटू 8, ये कितना आया 1454 ये वाला है ना। फिर आपका आ जाएगा 100 इंटू 6 600, फिर आ जाएगा 112 इंटू 7 787.5, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 354.54, और 5 इंटू 120 कराएंगे तो ये आ जाएगा 600। देखो इन सबको ऐड कराएंगे और 29 से फिर डिवाइड करेंगे, तो मैं करा देता हूं आपके लिए 1454.48 प्लस
600 प्लस 787.5 प्लस 354.54 प्लस 600, ये आ रहा है 3796.52 अपॉन 29 करा दो 130.91 है ना ऑप्शन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस अपने कैलकुलेशन वाले भी है, वो कर ही रहे हम लोग, करने भी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। आर स्क्वायर आपको दे रखा है 0.3 और बी एक्स वाई आपका दे रखा है माइनस का 1.5, आपको चाहिए बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स होता है आर स्क्वायर अपॉन बी एक्स वाई। आर स्क्वायर का वैल्यू 0.3 है, माइनस 1.5 है, तो इसको सॉल्व करने से ये डेसिमल से डेसिमल गया, 3 बन जा 3 5 जा, माइनस 1 अपॉन 5, 0.2 आ जाएगा माइनस का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 और 16। तो 15 में क्या बोला है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, द सन विल डिसिपेयर, यानी सूर्य हमारा गायब हो जाएगा फ्रॉम दिस ब्लू स्काई टुडे फॉर एवर, आज ये गायब हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है, सनराइज और सनसेट, वो तो करोड़ों अनंत काल से चलता आ रहा है। तो विथ आवर अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड बिलीव विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज द प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी कि सन विल डिसअपियर, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ 5 ईयर मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज और 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है ईयर 5 का। ईयर 5 कौन सा है, ये वाला। जब 5 ईयर का मूविंग एवरेज लेंगे तो 2 इधर लेंगे और 2 इधर, यानी इन पांचों का हम एवरेज लेंगे, तो 43 प्लस 34 प्लस 44 प्लस 54 प्लस 34 अपॉन 5 करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, एक बार मैं ऐड कर देता हूं, 4 3 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19, 19 कैरी 1 8 और 4 209 आ रहा है अपॉन 5, तो इसको सॉल्व करने पर 5 4 जा 20, 5 1 जा 0.8, 41.8 आ रहा है, ऑप्शन डी। 5 ईयर मूविंग एवरेज में जिस साल का निकालना है, 2 आगे 2 पीछे, अगर 3 साल का मूविंग एवरेज बोले तो 1 आगे 1 पीछे और 1 बीच वाला, इस तरह से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, एक सेकेंड, इन अ बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, वही है एक्चुअल और एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड हम कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से, या x इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई से। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस होता क्या है, इसको हम 2 नाम से जानते हैं, या तो इसको एरर बोल दो या इसको रेजिड्यू बोल दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर एरर और रेजिड्यू दोनों देता तो हम बोथ आंसर टिक करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल ऑन संडे एवरेज रेनफॉल ऑफ द सिटी फॉर अ वीक, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और एवरेज रेनफॉल से ये इंक्रीज हो गया कितना, 0.6 इंचेस फ्रॉम द एवरेज रेनफॉल ऑफ 0.3, यानी पहले जो मीन था वो 0.3 है और जो न्यू है वो कितना हो गया, 0.6 हो गया। तो पहले जो है, मतलब संडे को ज्यादा बारिश हो गई, तो 6 दिन का जो मीन है वो तो ये है, और बढ़ कितना गया, इतना बढ़ गया, न्यू मीन इतना हो गया। द बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल संडे एवरेज रेनफॉल ऑफ द दिस वीक इंक्रीज 0.6 इंचेस फ्रॉम द दिस, और रेनफॉल संडे को कितना हुआ होगा, तो इसका वैल्यू निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन 6 दिन का मंडे से सैटरडे था अपॉन 6, और उसका मीन कितना था, 0.3, कितना हो गया, समेशन ऑफ x 6 इंटू 1.3 1.8 हो जाएगा।
अब आपको ये बोला है कि संडे को मान लेते हैं x बारिश हुई, यानी समेशन x प्लस जो x बारिश हुई, टोटल डेज 7 हो गए, इसका जो एवरेज हुआ वो 0.6 हो गया। तो x का वैल्यू बताओ कि संडे को कितनी बारिश हुई। तो ये वैल्यू रख देते हैं, यहां पे क्या रखेंगे 1.8। देखो 1.8 प्लस x अपॉन 7 बराबर वो 7 इंटू 0.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.2, और 4.2 किसके बराबर आएगा 1.8 प्लस x बराबर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4.2 माइनस 1.8 2.4, तो आंसर हो जाएगा 2.4 ऑप्शन ए, यानी 2.4 इंचेस संडे की बारिश की वजह से जो एवरेज रेनफॉल है 0.3 से कितना हो गया 0.6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन जनरल प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा, किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में होती है, 0 to 1, और दोनों इंक्लूसिव होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा a numerical value between 0 and 1 inclusive describing the relative possibility। ये सही है, एक्सक्लूसिव वाला नहीं होगा। a numerical value between 0 and 1 inclusive, अच्छा ये दोनों एक्सक्लूसिव वाले तो नहीं होंगे, इंक्लूसिव होगा क्योंकि 0 और 1 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट को बताता है या रिलेटिव को बताता है, ये चीज हमको देखनी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें रिलेटिव को बताता है, रिलेटिव पॉसिबिलिटी को बताता है, एब्सोल्यूट को नहीं बताता, ठीक है ना। रिलेटिव पॉसिबिलिटी का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो किसी की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और किसी की है 0.3। 0.5 का मतलब यह है 50% और 0.3 का मतलब है 30%। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बाइवेरिएट एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ऊपर भी मैंने बताया था इसको एरर बोलते हैं या डेविएशन बोलते हैं। तो जो एरर है आपका वो कम से कम होना चाहिए। एरर जो है, एरर का जो कम होना चाहिए, मिनिमम बोलो या लीस्ट बोलो या स्मॉलेस्ट बोलो। देखो इसको हम ऐसे डिस्कस करते हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी में भी आता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर है वो मिनिमम लीस्ट और स्मॉलेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, द बेस्ट फिट कर्व अकर्स व्हेन d1 स्क्वायर d2, यानी वो स्क्वायर उसका सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 0 और 1। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए होगा इसमें, मिनिमम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए। रॉ डेटा, रॉ डेटा का मतलब है जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर होता है, कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो वो माइक लेके जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, रॉ फॉर्म में होता है, फिर उसको अरेंज करते हैं लैंग्वेज के फॉर्मेट में, और अगले दिन हमको न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ने को मिलता है, तो वो सेकेंडरी डेटा है। रॉ डेटा होता है जो ओरिजिनल सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे रॉ डेटा इज इंफॉर्मेशन विच कैन बी इंटरप्रेटेड टू टेक डिसीजन नो, यानी रॉ डेटा के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इंफॉर्मेशन विच कांट बी पुट टू यूज डायरेक्टली, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, अभी आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अमीनेबल टू कन्वर्जन, ये भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि रॉ डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, दूसरे सेकेंडरी डेटा के अंदर, ताकि हम कुछ डिसीजन ले पाए। और इंफॉर्मेशन विच आर यूजलेस, ये भी गलत है। यूजलेस कैसे होती है भाई, रॉ डेटा इंफॉर्मेशन तो होती है, यूजफुल होती है, यूजलेस नहीं होती, ठीक है ना। यूजलेस नहीं होती, यूजफुल होती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। और देखते हैं और कोई है थ्योरेटिकल। अच्छा, देयर आर 4 पर्सन्स ए बी सी डी, ए सेल्स वेयर बी आर स्टूडेंट। अच्छा, ए सेल्स पर्सन है और बी सी डी स्टूडेंट्स है। ए कलेक्टेड सेल्स फिगर फ्रॉम हिज रीजन बी सी डी टू स्टडी सेल्स पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बी यूजेस सेकेंडरी डेटा, A and B both are using प्राइमरी डेटा। देखो प्राइमरी डेटा तो वो होता है जो ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, इसमें A ने तो कलेक्ट किया है और BCD जो है वो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो देखा जाए ना तो A जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा है और BCD जो है वो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं।
यहां से स्टार्ट करते हैं। बीसीडी आर यूजिंग प्राइमरी डेटा, गलत। बीसीडी सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं। एबीसीडी गलत। ए एंड बी बोथ आर यूजिंग प्राइमरी, नो। बी यूजेस सेकेंडरी डेटा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बी, सी और डी तीनों के तीनों ही जो है वो सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा को कैसे यूज कर रहे हैं भाई? सिंपल सा लॉजिक है, जो ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, और जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट होता है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 अनबायस्ड कॉइन्स टॉस 1, दो सिक्कों को उछालने पर टोटल पॉसिबल आउटकम ये बनता है। दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4.25, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन डेली सैलरी पेड टू सर्टेन एम्प्लॉय, यानी जो कंबाइंड मीन है वो कितना है? 600। द मीन डेली वेजेस ऑफ मेल और फीमेल वो है 620 और 520। तो आपको बताना है रेशियो कितना होगा। तो देखो इसका एक शॉर्टकट ऐसे करते हैं, जो मीन सैलरी है उसको बीच में लिख लिया, ऐसे क्रॉस करा, सॉरी इसको क्रॉस करा दिया, 620 माइनस 600 20 और 600 माइनस दिस 80, तो मेल 80 और फीमेल 20, यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो हो जाएगा 80 और 20, इसको हम बोलते हैं 4:1। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमें कैलकुलेशन से ही सॉल्व करना है। देखो ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही होगा, कौन सा? द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4। आपको जो फॉर्मूला है मीन का, अज्यूम्ड मीन मेथड में ये आता है a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो सम ऑफ डेविएशन अगर आपने 4 से लिया है, पहला इक्वेशन बनाता है इसमें, x बार इज इक्वल टू a कितना है यहाँ पे 4 और 72 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं, और सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 7 माइनस 3 अपॉन n, ये दो इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या चाहिए? मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 में से 2 माइनस करेंगे। जब 1 माइनस 2 करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस, देखो मैं दूसरे उससे कर देता हूं, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल आउट, 4 माइनस 7 माइनस 3, और इसको ऐड करेंगे 72 प्लस 3 75 अपॉन n बराबर 0। जब इस 3 को इधर लाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो n का वैल्यू जो आएगा वो 75 अपॉन 3 से 25 आ जाएगा। इस 25 को हम यहां रख देते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो x बार आ जाएगा। तो x बार कितना आएगा? देखो x बार इज इक्वल टू 4 प्लस 72 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, 25 2 जा 50, कितना रहेगा? 22, और 25 8 जा, और फिर 25 8 जा, तो यह आ जाएगा हमारा 6.88 अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस कैलकुलेशन के हिसाब से ऑप्शन ए। सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो 26 में क्या बोला है? द मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम, हो गया ना 25। द मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम इज 42, एक्स बार कितना है? 42। इफ वन मोर आइटम इज एडेड द मीन बिकम्स 44, यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। आपने एक आइटम ऐड कर दिया तो समेशन ऑफ एक्स जो पहले था, देखो टोटल जो ऑब्जर्वेशन है समेशन एक्स वो क्या हो जाएगा? 42n हो जाएगा, क्योंकि 42 इंटू एन कराएंगे, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? 42, एक मिनट, 42 इंटू एन हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपको नया मीन जो निकालना है उसमें टोटल आपने ऐड किया और एक ऑब्जर्वेशन 64 और ऐड कर दिया,
लेकिन अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो n+1 हो गए, पहले n थे अब n+1 हो गए, और जो नया मीन है वो आपका हो गया 44। इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 44n + 44 इज इक्वल टू 42n + 64। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और 2n, n का वैल्यू हो जाएगा 10, तो n इज इक्वल टू 10, यही आंसर है। ठीक है, 27 में भी आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा। देखो ये करेक्शन मैं अपनी तरफ से नहीं, ये एक्चुअली क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है उसी वजह से आता है। ये जो 7 है इसको आपको ठीक करना पड़ेगा 42.48, ये इसका सही करेक्शन है ना। आपको क्वेश्चन में बोला है द वेटेड एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज दिस। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, वो होता है समेशन ऑफ RW अपॉन समेशन ऑफ W, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस अपॉन समेशन W, ये है W और ये है आपका रेट। लेकिन आपको क्या चाहिए, सिंपल एवरेज चाहिए, तो सिंपल एवरेज के लिए आपको क्या करना है 45.60, 50.70 और 42.48, इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8, 13 और 4 17, कैरी 1, 5 6 और 2 8, 138.78। अब इसको 3 से डिवाइड करा दो क्योंकि सिंपल एवरेज लेना है, तो 138.78 अपॉन 3, ये हो जाएगा 46.26, तो 46.26। ओहो, कितने नियरेस्ट आंसर दे रखे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये करेक्शन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। तो बोले डेविएशन किससे लेते हैं, अर्थमेटिक मीन से लेते हैं। ये प्रॉपर्टी तो हम अर्थमेटिक मीन में काफी बार देख चुके हैं। ठीक है, देखो आपको सीएमए से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, सीएमए फाउंडेशन, जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो भी आप लोग दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, तो वीएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहां से एक बार ऑफिस का नंबर ले सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके डाउट्स का क्या रहेगा वो आपको सॉल्व करवाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हो एक बार। तो फिलहाल तो आगे सॉल्यूशन पे बढ़ता है, ये तो मिनिमम होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, विच वन इज फॉलोइंग इज करेक्ट, y इज इक्वल टू ax प्लस b, सॉरी a प्लस bx और x इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश y। तो आपको बोला है कौन सा करेक्ट है, तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या करता है, मोस्ट लाइकली वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। हम एस्टिमेशन ही तो लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन में। मोस्ट लाइकली का मतलब है अंदाजा लगाता है कि हाँ लगभग इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम ऑप्शन बी। 29 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज व्हेन इट इज डिजायर टू ग्रेटर वेट टू स्मॉलर ऑब्जर्वेशन एंड लेसर वेट टू लार्जर वन। जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन है 2 और इसका वेट है 10 और ऑब्जर्वेशन है 10 और इसका वेट है 2, यानी लेसर ऑब्जर्वेशन हायर वेट, हायर ऑब्जर्वेशन लेसर वेट। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में क्या करना होगा, आपको हार्मोनिक मीन यूज करना होता है। अब बोले ऐसा ही क्यों, क्योंकि ये हार्मोनिक मीन की वही प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 डिफरेंट कार वन ऑफ पार्क इन पार्किंग लाइन में अरेंज करना है। ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी 24 वेज। 6 कस्टमर को एक लाइन में खड़ा करना है, तो फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 720। ये तो परमुटेशन के क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट 33 में क्या बोला है, एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा -24 का स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 576 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 576। जब d यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है हमारा, उस केस में हमारा क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं, रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। d का वैल्यू अगर 0 है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। अगर ये 0 है तो देखो कभी भी सी अपॉन ए 0 है इफ, तो सी का वैल्यू 0 होगा, ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन हुज रूट्स आर 9 and 4। एक रूट अल्फा जो है वो है 9 और बीटा जो है वो है -4। तो कौन सी इक्वेशन होगी? फॉर्मेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स देखेंगे 9 - 4 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x और प्रोडक्ट हो जाएगा -36। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो इसमें कांस्टेंट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म होता है वो ये होता है, और इसमें a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा फिर तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। तो चूज द करेक्ट कंडीशन फॉर एनी इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 कांस्टेंट एंड a इज ग्रेटर देन 0। 3 कांस्टेंट होने चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो चले, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो d का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, नहीं डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द मंथली प्रॉफिट फंक्शन इफ द फर्म्स ईयरली फिक्स कॉस्ट जो है वो है 60,000 एंड ईयरली प्रोडक्शन जो है वो है हमारा 120 पर पीस। ईच यूनिट इज सोल्ड दिस। तो आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू, प्रॉफिट फंक्शन होता है कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट नहीं बोलेंगे इसको, रेवेन्यू बोलेंगे, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू कितना आ रहा है? आपने सेलिंग कितना किया? 120 पर पीस। टोटल यूनिट्स कितना है? एक्स है, तो ये हो जाएगा 120x माइनस। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये फिक्स कॉस्ट 60,000 साल की है। साल में 12 महीने होते हैं और आपको जो मंथली प्रॉफिट फंक्शन पूछा है उसमें सारी कैलकुलेशन मंथली होगी, तो इसको भी हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5000। सही है, ये हो जाएगा 5000। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपको ये जो दे रखा है 120, ये भी ईयरली दे रखा है, तो इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 120x अपॉन 12, तो ये 10x आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5000। और एक यूनिट कितने में सोल्ड करी? मतलब जो आपकी कॉस्ट है, सॉरी दिस इज रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू 15x आएगा भाई, गलती से लिख दिया, और ये 10x आएगा। सॉल्व करेंगे, देखो कितना बन रहा है? 15x माइनस 5000 माइनस 10x, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 5000, है ना ऑप्शन में 5x माइनस 5000। ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन होगा मंथली बेसिस पे। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है फिर से। इसमें क्या बोला है? मैन्युफैक्चरर हैज मंथली फिक्स कॉस्ट, ऑलरेडी मंथली दे रखा है, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट 50 पर यूनिट प्रोड्यूस। द प्रोडक्ट सोल्ड इज दिस, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? जितनी आपकी कॉस्ट लगी है, तो कॉस्ट कितनी लगी है? देखो कॉस्ट जो लगी है वो लगी है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस जो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट 50x प्लस 1 लाख, यही होगा, है क्या ऑप्शन में? एक ऑप्शन तो ये रहा 50x प्लस 1 लाख। अब आपको ये बोला है कि ब्रेक इवन पे क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जो कॉस्ट फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? रेवेन्यू फंक्शन के, दोनों बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपका जो 50x है प्लस 1 लाख इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस कितना है 75, तो इसको हम कर देंगे 75x। इसको जब x के लिए सॉल्व करेंगे 75 माइनस 50x इज इक्वल टू 1 लाख, तो ये आ जाएगा 4000। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री हैज फिक्स्ड ईयरली कॉस्ट है। अब देखो फिर से ईयरली कॉस्ट है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी मंथली की तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। एंड मंथली प्रोडक्शन कॉस्ट इज दिस, द प्रोडक्ट इज सोल्ड एज दिस, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। सिंपल कॉस्ट फंक्शन निकालना है, और कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए हमें इसमें मंथली का ही करना होगा क्योंकि मंथली कॉस्ट दे रखा है आपको। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एक तो 13x हो जाएगा और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा। तो 13x प्लस 8000, ऑप्शन ए। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट 48 मेल और 23, टोटल कितने हो गए 48 प्लस 23, ये हो जाएगा 71। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट। फीमेल कितना है भाई 23 और टोटल कितने हैं 71, तो 23 रेशो 71, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। 23 रेशो 71, 23 रेशो 71। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। अगर ये कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो हमें P और Q का वैल्यू निकालना है। देखो कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जैसे ये 3 है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 4P के बराबर होगा, तो P हो जाएगा 36/4 9। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, ये हो गया 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 6, 9, 27, Q। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 27 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 27 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 729, और 729 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये Q आ जाएगा, आई थिंक 81 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्या बोला है इसने, देखो यंग स्पेक्टर्स का जो नंबर है वो 1525 है और ओल्ड स्पेक्टर्स का जो नंबर है वो है 1875। तो टोटल टू यंग बोला है, टोटल कितना है 1525 प्लस 1875, और यंग कितने हैं 1525, ऐड कराओ 3400 अपॉन 1525। इसको 25 से कट करेंगे, 25 6 जा और 1 जा, 25 1 जा, 25 3 जा और 6, 136 टू दी 61, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शन इज 8 एंड वन नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड। देखो इसका मतलब ये है दोनों का जो प्रोडक्ट है और उसका जो अंडर रूट है वो तो 8 के बराबर है, यानी ए भी कितना हो जाएगा 64, और एक नंबर जो है ए का स्क्वायर वो दूसरे के, मतलब एक नंबर का स्क्वायर जो है वो दूसरे के बराबर है। तो ऑप्शन से देखते हैं, ये वाला ऑप्शन तो दोनों का प्रोडक्ट 64 आ रहा है लेकिन एक दूसरे का स्क्वायर नहीं है, 16 और 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 इंटू 4 कितना होता है 64, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी ऑफ राकेश एंड हिज सिस्टर इज 5:6, और सिस्टर ने कितना सेव करा 60 मोर। तो इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ देयर सेविंग अनचेंज, हाउ मच मोर द ब्रदर शुड सेव, यानी उसको कितना बचाना चाहिए। तो हमने ले लिया ये 5x बचाता है और ये 6x, ये सिस्टर का है। अब देखो ये कितना बचा रही है 60 ज्यादा बचा रही है, तो इसको हम मान लेते हैं इसको k ज्यादा बचाना चाहिए, लेकिन इनका रेशियो 5:6 ही रहना चाहिए। तो हमें k का वैल्यू निकालना है, निकाल लेते हैं। दिस इंटू दिस 6 5 जा 30x प्लस 6k इज इक्वल टू 6 5 जा 30x प्लस 300। 30x से 30x गया, 6k किसके बराबर आया 300 के, तो k का वैल्यू आ जाएगा 50, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 46, AMS एंड कंपनीज बोरोज 120। देखो कभी भी कोई लोन वोन लेते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो होता है a 1 प्लस आई रेस टू द पावर n -1 अपॉन i
1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। ये एनवीटी में से क्वेश्चन है अपना। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू तो यहाँ पे 1,20,000 है, इसको यहां सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1,20,000 इज इक्वल टू ए आपको निकालना है मंथली पेमेंट और 1 प्लस इसमें कंपाउंडिंग जो है वो मंथली है, तो आपको इसको 15/1200 रेज टू द पावर 12 माइनस 1 सेम 1 प्लस 15/1200 रेज टू द पावर 12 इंटू 15/1200। इसको जब सॉल्व करेंगे ना और इससे डिवाइड कराएंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो 10831 के आसपास या 830 पॉइंट समथिंग। तो हम इसमें नियरेस्ट आंसर ऑप्शन बी टिक करेंगे। आप कैलकुलेशन देखो खुद से करोगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 46 वाला। इसके बाद चलते हैं हम 47 नंबर के क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट डबल। देखो इसका शॉर्टकट ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर डबल हो रहा है P से 2P, कितने सालों में हो रहा है 8 सालों में, तो P से आपका 16 टाइम्स का मतलब है 2 की पावर 4। ये जो 4 है इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 32 ईयर्स में। आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं कंपाउंड अमाउंट वाला, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में देखो फैक्टोरियल a माइनस 2 इंटू 24 इज इक्वल टू a प्लस 1 फैक्टोरियल। a माइनस 2 इंटू, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4, उसका रीजन है, चलो अभी 24 ही चलने दो, इज इक्वल टू a प्लस 1 बाहर लिया और a को बाहर लिया और a माइनस 1 को भी बाहर लिया, तो अंदर आ जाएगा a माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, क्या क्या रह गया 24 बराबर a प्लस 1 a और a माइनस 1। इस 24 को अब हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4। वो इसलिए लिखा ताकि ये हमारे कंसेक्यूटिव में चेंज हो जाए। अब देखो जो बीच वाला नंबर है वो a 3 के बराबर है, तो a बराबर 3 हो जाएगा। 49 नंबर बताने की जरूरत ही नहीं है इसको, तो आपको बोला है ये 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको अगर फैक्टोरियल 6 से ऊपर और फैक्टोरियल 6 से नीचे मिल रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल गेट वैक्सीनेटेड। 8 वैक्सीनेटर, फैक्टोरियल 8 आंसर है, फैक्टोरियल 8 आप निकाल सकते हैं 40320। तो देखो ये हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन हो गए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो अभी हमारा दिसंबर 2023 का है। इसके अलावा भी कोई अगर क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में डालो, है ना, जो मैसेज नीचे मैसेज बॉक्स होता है उसके अंदर आप अपने डाउट डाल सकते हो। बाकी VSI के जो ऑफिशियल ऑफिस के नंबर हैं आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो जो भी हेल्प होगी वो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।